Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. I am Amir Isaq, Assistant Professor at Government College Gujranwala, and you are watching Amir Isaq online. तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ जो ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से पार्ट 1 के अंदर एफएससी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, द किंगडम ऑफ रिसाइक्लर्स। तो आज इंशाल्लाह इसका मैं आपको सेकंड लेक्चर देने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर जो आप लोगों को पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी बात क्लियर हो सके। और इसी तरह से आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर भी मुझे मेरा पेज जो है वो लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, उसका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कहा था, ये आ सकता है। और उससे नेक्स्ट टॉपिक है आपके फर्स्ट पेज पर ही, चैप्टर नंबर 8 पर ही, द बॉडी ऑफ फंगस। तो इसके अंदर ही आपको इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बोला कि टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये ज्यादा पूछा जाता है। लॉन्ग में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो इसलिए इसको आप लोग एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को याद करनी है वो है माइसीलियम क्या होता है। तो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइसीलियम। और उसके बाद फिर उसी से रिलेट करते हुए हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हाइफी की। सो द बॉडी ऑफ फंगस कॉल्ड माइसीलियम। पहली बात तो जो बॉडी है फंगस की बॉडी, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। अब अगर इनके हिसाब से पूछा जाए व्हाट इज माइसीलियम, तो एक तो आप ये बताएंगे, दूसरा आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स। यानी कि एक पूरी मुकम्मल डेफिनेशन है ये हाइफी की। वैसे हम सिंपली उनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, लेकिन अगर इन केस आप शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर दे रहे हैं तो फिर आप लोग ये सारे वर्ड इसमें इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग स्लेंडर ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स कार्ड दी हाइफी, और सिंगुलर वर्ड है हाइफा। अगर आखिर से ई उतार देंगे तो सिंगुलर वर्ड है जी हाइफा। और ये दो तरह के होते हैं। अब इसी को मैं आगे फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। साथ में आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूं, बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, इसको भी आप देख लें। इसमें थोड़ा सा मैंने ज्यादा क्लियर करके दिखाया है कि पहली बात, ये आप लोगों को दो किस्म के हाइफी नजर आ रहे हैं और ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। और इसमें से देखें जो पहले वाला है वो सेप्टेट है, जिसके अंदर आपको ये सेप्टेशन नजर आ रही है। और सेप्टेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉस वॉल। अब इसी बात को हम यहाँ पर अलग से एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। सेप्टेड हाइफी आर द डिवाइडेड या आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा। और ये जो सारे आपको नजर आ रहे हैं बीच में, ये सारे सेप्टा हैं। और सिंगुलर वर्ड क्या है, सेप्टम। और उसके आगे लिखा हुआ है इनटू इंडिविजुअल सेल्स कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई। तो इसका मतलब जब ये सेप्टेशन हो जाती है तो एक हाइफा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। यानी ये सारे के सारे फिर इस सेल्स कहलाते हैं, और हर सेल के अंदर आपको एक सिंगल अभी न्यूक्लियस नजर आ रहा है। जब एक सिंगल न्यूक्लियस होता है उसको हम मोनोकैरियोटिक हाइफी बोलते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह ये बात आगे जाके जो है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, मोनोकैरियोटिक क्या है, डाइकैरियोटिक क्या है और हेट्रोकैरियोटिक क्या है। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ हम लोग इतनी सी बात करेंगे कि ये सेप्टेशन का मतलब क्या है, क्रॉस वॉल्स। अब उसके नीचे देखें, जो दूसरी डायग्राम आपको दिखाई दे रही है उसमें इस तरह की कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है। तो इसका मतलब ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर भी कंसिडर हो सकता है, जिसकी आगे फर्दर ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम कहेंगे ये नॉन सेप्टेड हाइफी लैक्स सेप्टा, यानी इसके अंदर कोई क्रॉस वॉल्स, कोई सेप्टेशन वगैरह नहीं है। और दूसरी बात, दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू द इंडिविजुअल सेल्स, यानी कि अब इसमें आपको फर्दर सेल्स नजर नहीं आ रहे, ये इंडिविजुअल सेल्स के अंदर आपको फर्दर डिवाइडेड नजर नहीं आ रहा। तो ये एक सिंगल सेल की तरह कंसिडर होगा। इंस्टेड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एन इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल। तो ये एक बड़ा सा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। अब जो हाइफी जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती, यानी जिनको हम नॉन सेप्टेड या ए सेप्टेड का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं। और अगर उनके अंदर न्यूक्लियाई आपको ज्यादा जैसे नजर आ रहे हैं तो फिर हम उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, सच हाइफी आर कॉल्ड सिनोसेटिक हाइफी। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने सही याद रखनी है। इसको हम बोलेंगे सिनोसेटिक हाइफी। ये सिनोसेटिक हाइफी अगर आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल इसका आंसर दे सकते हैं, द हाइफी विच लैक क्रॉस वॉल्स, यानी कि सेप्टेशन, जिनके अंदर कोई सेप्टेशन नहीं होती, एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दीज आर नोन एज सिनोसेटिक हाइफी। इसकी एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। राइजोपस फंगस है, यानी जाइगोमाइकोटा एक ग्रुप है, उसका नाम आगे आएगा, तो उसके अंदर आप लोगों को ये हाइफी मिलते हैं। सो इन विच साइटोप्लाज्म मूव्स इफेक्टिवली। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके अंदर कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है, कोई सेप्टेशन नहीं है, तो साइटोप्लाज्म फ्रीली मूव कर सकता है, आगे जा सकता है। और स्पेशली जब इसने ग्रो करना होता है हाइफा ने, तो ग्रोइंग पॉइंट आपको एक तरफ जो मिलता है
उस तरफ साइटोप्लाज्म का मूव करना जरूरी होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इनके साइटोप्लाज्म की मूवमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ हाइफी जरूरी है, तो इन सेप्टेड हाइफी वो मूव कैसे करेगा? बिकॉज ये जो क्रॉस वॉल्स हैं, हमें लगता है कि ये बैरियर्स के तौर पर बीच में रोल प्ले करेंगी, रुकावट बनेगी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के अंदर। तो डेट्स वाई साइटोप्लाज्म शायद ग्रोइंग पॉइंट की तरफ ना जा पाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तो ग्रोथ नहीं होगी। तो हम आगे बात करेंगे जी अभी, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है। सो आगे चलते हैं, नहीं हम इसी बात को अब यहां पर देख लेते हैं कि सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेड फंजाई हैव अ पोर थ्रू विच साइटोप्लाज्म फ्लोज फ्रॉम सेल टू सेल। अब मैं इसका व्यू भी आपको दिखा देता हूं दोबारा से। ये देखें, ये अब आपको जो नजर आ रहा है कि आप लोगों को इसमें जो फर्दर दिखाई दे रहा है, ये जरा दोबारा से देखें कि इसके अंदर आपको पोर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आपको जो सेप्टेशन नजर आ रही थी, उस सेप्टेशन के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है, साइटोप्लाज्म इफेक्टिवली मूव कर सकता है टूवर्ड ग्लोइंग पॉइंट। तो इसको जरा डायग्राम को और मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूं, बीच में थोड़ा सा मिसिंग है, मैं दिखाता हूं इसको क्लियर करके। ओके जी, ये मैं अब आपको एक और व्यू दिखा रहा हूँ, इसी का एक जरा हाईलाइट करके एरिया। ये देखें, अब आप लोगों को वही सेप्टेशन नजर आ रही है, लेकिन अब इसमें दो दो न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। तो ऐसे हाइफा को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया, दोबारा से देखें, ये मोनोकैरियोटिक हाइफी में आपको दिखा रहा था, और अब जो मैंने आपको दिखाया है दैट इज डाइकैरियोटिक हाइफा। तो एनीवेज, इसमें अब देखें सेप्टेशन के अंदर आपको ये पोर दिखाई दे रहा है, जिसको सेप्टल पोर का नाम हम देते हैं, और इसकी वजह से ये ग्रोइंग पॉइंट की तरफ साइटोप्लाज्म आसानी से मूव कर सकता है। तो वो जो मैंने आपको कहा जी कंफ्यूजन होती है कि साइटोप्लाज्म मूव कैसे करेगा, तो वो इस पोर के थ्रू करेगा। तो सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेड फंजाई हैव अ पोर थ्रू व्हिच द साइटोप्लाज्म फ्लोज फ्रॉम सेल टू सेल, carrying the materials to the growing tips and enabling the hyphae to grow rapidly when food and water are abundant and temperature is favorable। ये कंडीशंस है जो कि फंजाई की ग्रोथ के लिए ज्यादा जरूरी होती हैं। इन अदर वर्ड, जब वो रैपिडली ग्रो करना चाहे तो उसको दो चीजें स्पेशली चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए और एक थोड़ा मॉइस्चर चाहिए। तो जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो और साथ साइटोप्लाज्म फ्लो करेगा, तो वो तेजी से ग्रो करेंगे, और इसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ क्या होती है वो भी हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज कि हाइफी में बी पैक टुगेदर। अब आपको अगर इन केस लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसमें ये सारी बातें आप मेंशन करेंगे। वैसे मैंने कहा जिसमें लॉन्ग के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उससे आपको इसी टॉपिक के अंदर दी है कि हाइफी में बी पैक टुगेदर, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर पैकिंग के फॉर्म में, यानी अटैच होकर फिर ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिनको हम फ्रूटिंग बॉडीज भी स्पेशली बोलते हैं, जैसे कि मशरूम है, पफ बॉल्स हैं, मोरल्स हैं, एटसेट्रा, सो विच कैन एक्सपैंड रैपिडली। अब मैं ये भी आपको दिखा देता हूं, जैसे ये अब आपको नजर आ रहा है कि ये देखें, ये आप लोगों को मशरूम्स नजर आ रहे हैं कुछ, ये पफ बॉल है, ये भी मशरूम की तरह के ही स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट हैं, और इसी तरह से ये नीचे मॉरल है। तो इसी तरह से ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं बेसिकली ये हाइफी की पैकिंग से और उनकी ऑर्गेनाइजेशन से ये स्ट्रक्चर्स डिवेलप होते हैं। तो ये एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है हाइफी की। और आखिरी लाइन पर लिखा हुआ है, यीस्ट वो वाहिद आपको ग्रुप मिलेगा फंजाई का विच आर नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई। मैं अब आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट बोल देता हूं कि ऑल फंजाई आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट। सिमिलरली ऑल फंजाई आर हाइफल एक्सेप्ट यीस्ट। तो यीस्ट के बारे में इंशाल्लाह हम लोग आगे जाके इस चैप्टर के अंदर फर्दर डिटेल के साथ बातें करेंगे। फिलहाल इतनी सी बात याद रखनी है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है कि डैश आर नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई, तो आपको चार ऑप्शंस में आंसर क्या देना होगा, यीस्ट। उसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसी टॉपिक के अंदर आपको मिलेगी कि फंजाई जितनी भी हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं सवाए एक स्टेज के, जिसको हम डिप्लॉइड जाइगोट स्टेज कहते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फंजाई की, उसमें इसका जिक्र दोबारा से आएगा कि वैसे फंजाई में आपको सारे न्यूक्लियाई, उनका स्ट्रक्चर हैप्लॉइड मिलता है, लेकिन जब वो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अपने हाइफी को और अपने स्पेशली न्यूक्लियाई को फ्यूज करती हैं, तो देन डिप्लॉइड जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड। और ये वही स्टेज होती है जहां पर आपको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलेगा, अदरवाइज आपको ये सारे का सारा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड मिलेगा। देन स्पीड ऑफ ग्रोथ, ये मैंने अभी आपको जैसे पीछे बता रहा था कि जो स्पीड है हाइफी की ग्रोथ के हवाले से स्पेशली वो आपको मेंशन की गई है कि जो सिंगल माइसीलियम है सो मे प्रोड्यूस अप टू अ किलोमीटर। तो इसको आप लोग याद रख लेंगे ऑब्जेक्टिव के हवाले से कि ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली वन डे, यानी कि 24 आवर्स। तो एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर जो माइसीलियम होता है फंजाई का वो तकरीबन
1 किलोमीटर तक ग्रो कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट है। और वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि फंजाई का नाम फंजाई कहाँ से आया, फंगोर से आया। स्पेलिंग उस ऊपर गलत है, मैं पहले स्पेलिंग दोबारा से जरा सही कर दूं और उसके बाद मैं इसको दोबारा से आपको बताता हूं कि इसका नाम कहाँ से आया। ओके जी, मैं आपको बता रहा था कि ये जो फंजाई वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है, कि वैसे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो फंगी भी है, फंगाई भी है, और हम यहाँ पर मोस्टली इसको फंजाई बोलते हैं एनीवेज। तो फंगस, फंगस वर्ड आया जी फंगोर से। फंगोर का मतलब क्या होता है? फ्लरिश करना, किसी चीज का बहुत तेजी से फैलना। तो क्योंकि फंजाई जो है वो रातों रात फैलती हैं, रातों रात इनके हाइफी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फैलते हैं, तो डेट्स वाई इसका नाम हमने फंजाई रखा। अब आखिरी बात, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है रिलेटेड टू आर्मी लेरिया। ये आर्मी लेरिया के बारे में आपको अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आर्मी लेरिया। तो इसका मैं आपको एक व्यू भी दिखाता हूं। ये है जी इसकी डायग्राम, जो आर्मी लेरिया को आप देख रहे हैं यहाँ पर। बुक में डायग्राम इसकी कोई नहीं बनी हुई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो मैं जरा आपको रीड आउट करके समझा दूं। लिखा हुआ है सर्कुलर क्लोन ऑफ आर्मी लेरिया, अ पैथोजेनिक फंगस एफ्लिक्टिंग। ये वर्ड भी जिसमें स्पेलिंग मिसिंग है, अगेन इसमें एफ भी आता है, मैं इसमें एफ ऐड कर देता हूं। ओके जी, एफ्लिक्टिंग का मतलब होता है शिकार करना, यानी कि किसी को अपना शिकार बनाना। सो पैथोजेनिक फंगस एफ्लिक्टिंग कोनिफर्स, ये उसको मुतासिर करती हैं। सो उसकी रूट्स के साथ साथ ये फंजाई ग्रो करती है और उसके बाद फिर ये फैलती जाती है, यानी कि बेसिकली ये ग्रो करती हैं जी फ्रॉम अ सेंट्रल फोकस, के एक जगह से इनकी ग्रोथ शुरू होती है। सो हैज बीन मेजर्ड, और कितना एरिया ये कवर कर सकती हैं? ऑलमोस्ट तकरीबन 15 हेक्टर्स। अब 1 हेक्टर का उसने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये तकरीबन 10,000 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा, या स्क्वायर के मुताबिक होगा तकरीबन। जैसे सपोज करें, ये मैंने जो आपको अभी बॉक्स दिखाया ना, जस्ट आपको अगर इन केस करें ये स्क्वायर होता, ये वैसे तो अभी रेक्टेंगुलर है, यानी कि अगर इन केस ये स्क्वायर होता और 1 मीटर हम या 1 फुट इस तरफ ले लेते, 1 फुट इस तरफ, तो ये 1 फुट स्क्वायर एरिया कहलाता। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वन वन जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर कितना बड़ा एरिया होगा, और वो 1 हेक्टर बनेगा। और इस तरह से 15 हेक्टर आप लोगों को ये एरिया कवर करता नजर आता है आर्मी एरिया। और आप लोग अगर इन केस आखिरी वाला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका फिर आंसर क्या देंगे? सो कुड इट बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म? यस, यू कैन से कि इट कैन बी या इट कुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। व्हाई? बिकॉज इतना बड़ा एरिया किसी भी ऑर्गेनिज्म के हवाले से हम बात करें तो वो कवर नहीं करता। तो एनीवेज जी, ये आर्मी एरिया के हवाले से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकती है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, बॉडी ऑफ फंगस। इस पर वैसे मैंने कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर इन केस लॉन्ग आएगा तो ये सारी बातें आप लोग फिर इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा, और इसी वजह से आप लोग इन टच रहिएगा ताकि आप लोगों को ये ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते रहें और आपकी हेल्प होती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।